बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे। बच्चों, आज फिर मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, अपना रिटन वर्क कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा है, अगर नहीं कर रहे तो बच्चों इसका आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको लिखने का नहीं तरीका आएगा। और जब आप क्लास में आएंगे तो आप में से कुछ बच्चे आगे होंगे, कुछ बच्चे पीछे होंगे। इसलिए बेटा कोशिश करें कि जो काम आपको रिटन वे में दिया जाता है वो आप साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो जनाब, हम को पढ़ रहे थे, इसकी हमने 2 तशरीहात पढ़ ली हैं और आज हम इसके शेर नंबर 3 की तशरीह करेंगे। ठीक है, तशरीह ये जो है आपको तशरीह लिखने का तरीका मैंने हर लेक्चर में अपने में बता रही हूँ। मैंने पहले आपको एक बार कॉपी पर पैटर्न के साथ लिखना सिखाया है। तशरीह शेर नंबर 2 की जो तशरीह हमने की है उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले वाली को देख के प्रैक्टिस करें। और आज जो तशरीह नंबर 3 हम कर रहे हैं, शेर नंबर 3 की जो तशरीह कर रहे हैं, इसमें भी मैं आपसे यही करूंगी कि आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसको आपने इतना, चाहे आप उसको 5-5 मरतबा वैसी रफ कॉपी पे लिख कर देख लें प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, ताकि आपको ये पैटर्न ना भूले। और जब हम कॉपी वर्क करें या आप आगे नेक्स्ट क्लास में, जब ये आपका पैटर्न जो है यही रहना है, इसलिए चेंज नहीं होना। जो हम तशरीह रखने का स्टाइल है हमारा वो यही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, 10th तक आपने इसी स्टाइल से काम करना है। बच्चों, अब आप 6 क्लास में आ गए हैं। हम आपको जो 6 क्लास में काम करवाते हैं, ये हम बोर्ड के इम्तिहानात को यानी कि अपने सामने रखकर आपको तैयारी करवा रहे होते हैं कि हम आपको बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकर चले। तो हमने जो आपको तशरीहात का तरीका बताया है, ये हमारा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और मैं चाहूंगी कि आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ये ना भूले, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर आप इस स्टाइल से तशरीह नहीं करेंगे तो आपके एनुअल में मार्क्स कट जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने शेर नंबर 3 की तशरीह करनी है और इसको हमने पढ़ना है। तो जरा आज अब हम पढ़ते हैं। इसकी कुदरत से फूल महके, इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। जी जनाब, इस शेर में शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हमदो-सना बयान कर रहा है। ठीक है, वो शायर जो है वो कह रहा है कि इसकी कुदरत से फूल महके, यानी कि अल्लाह ताला ने बागों में फूल खिलाए हैं और उन पर आकर परिंदे बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, बाग खुशबू से महक रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शेर जो होता है वो अपने अंदर पूरा एक मजमून लिया होता है, पूरा एक पैराग्राफ होता है। जब हम तशरीह करते हैं तो हम उसी शेर को खुलकर बयान करते हैं, तो वो हमारी तशरीह बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं लिखने का तरीका बताती हूँ। आपने पहले लिखना है नज़म का उन्वान, हम शायर का नाम इस्माइल मेट, और आगे आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। ठीक है, अब हम तशरीह करते हैं इसकी। इस्माइल मेठी का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों में होता है। इनकी अखलाकी और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात डाले हैं। इस नज़म में मेठी अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि जिस तरह दुनिया की बाकी तमाम नेमतों का खालिक अल्लाह ताला है, इसी तरह फूलों का खिलना और परिंदों का चहचहाना भी इसी की कुदरत ही से मुमकिन है। अल्लाह ताला की कुदरत से ही बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और खूबसूरत परिंदे आकर इन पर शोखियां और शरारतें करते हैं। ये मंजर इंसान की तबीयत में एक वलवला और जोश भर देता है। बकौले शायर, खुशबुओं में है तू ही है चार सू, तू नहीं है कहाँ ए खुदा। तो बच्चों, ये थी हमारी तशरीह। अब मैं जरा आपको वैसे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि देखें, इसमें पहले जो हमारा शेर था उसमें अल्लाह ताला की छोटी बड़ी हर इश्या के बारे का जिक्र हुआ था। ठीक है, इसमें फूलों का, कुदरत का, यानी कि खूबसूरती का जिक्र हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला ने किस तरह बागों में फूल खिलाकर लोगों के लिए खूबसूरती का समा पैदा किया।
یقیناً جب بہار کا موسم آتا ہے، سارے درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور سارے باغوں میں پھول کھلے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کی طبیعت بھی بہت حشاش بشاش ہوتی ہے، انسان کی طبیعت میں بھی ایک خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اس کو دن بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کا کام کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے باتیں شامل کر دی ہوئی ہیں کہ جب موسم سہانا ہوتا ہے تو انسان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی کی کنڈیشن پرندوں کے ساتھ بھی ہے کہ جب پھول کھلتے ہیں اور خوبصورتی ہوتی ہے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کے گرد چکر لگاتے ہیں، باغوں میں چہکتے ہیں، مہکتے ہیں، تو جن سے باغوں کا منظر جو ہے اور بھی ولولہ انگیز ہو جاتا ہے۔ جب انسان صبح صبح سیر کرنے جاتا ہے اور وہ جب شبنم کے قطروں پر چل رہا ہوتا ہے، واک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شبنم جب اسے ایک ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے تو طبیعت بہت حشاش بشاش اور خوش ہو جاتی ہے، اور اس سے انسان کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کا کام میں زیادہ لگن اور پھرتی آ جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھی ہماری تشریحات، ہم نے پہلے شعر نمبر 1 کی پھر شعر نمبر 2 کی۔ آج ہماری تشریحات مکمل ہو چکی ہیں، ہم نے 3 اشعار کی تشریحات کرنی تھی جو کہ ہم کر چکے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں گی کہ آپ انہیں اچھی طرح اپنا پیج پلان کریں اور اس کو لکھیں اور یاد کریں اور 23 کو مجھ تک پہنچائیں۔ میں آپ کے چہروں سے واقف نہیں ہوں، لیکن میرے تک جب آپ اپنا کام پہنچائیں گے تو یقیناً مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے بچے پڑھنے میں کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج آپ اپنی ڈائری آج کی نوٹ کر لیں۔ لرن اینڈ رائٹ تشریح نمبر 3۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ نے لکھنی بھی ہے، یاد کرنی ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہماری پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔